Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किया गया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव इनवैलिड होगा। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। आई एम चांदनी चौहान और लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम देखेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में हमने ये जाना था कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन जरूरी होता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर इन सारे ग्राउंड्स के साथ यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के साथ अगर कोई रेलेवेंट फैक्टर जोड़ दिया जाए तो उस बेस पर किया गया डिस्क्रिमिनेशन वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचर या नर्स की जॉब के लिए वुमेन को फेवर कर रहे हैं और अगर हैवी इंडस्ट्री के लिए मैन को फेवर कर रहे हैं तो इस तरीके से किया गया डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव एक वैलिड डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर किया गया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इनवैलिड होगा, लेकिन अगर हम इसके साथ कोई रेलेवेंट फैक्टर जोड़ देते हैं तो उस बेस पर किया गया डिस्क्रिमिनेशन या दिया गया प्रोटेक्शन वैलिड होगा और ये डिस्क्रिमिनेशन भी वैलिड कहा जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य यानी कि स्टेट इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वही आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट के साथ साथ नागरिक भी दूसरे नागरिकों के साथ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 15 के क्लॉज 3, 4 और 5 ये तीनों ही इस आर्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन एंड चिल्ड्रन की अपलिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक लॉज ला सकता है या स्पेसिफिक लॉज बना सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन। इट मींस अगर हम कोई ऐसा लॉ लाते हैं जिससे किसी का नुकसान होता है तो एक डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा लॉ लाते हैं या इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जिससे किसी का फायदा हो तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि स्पेसिफिक ग्रुप की अपलिफ्टिंग या उसके प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉज लाना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुमेन और चिल्ड्रन की अपलिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक लॉज लाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सोसाइटी में वुमेन और चिल्ड्रन की अपलिफ्टिंग के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स करती है जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बनाना या फिर पार्लियामेंट में वुमेन की सीट्स रिजर्व करना, तो ये सभी एक पॉजिटिव स्टेप्स कहे जाएंगे और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत गिने जाएंगे। और ये सभी चीजें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कही जाएंगी क्योंकि इनके पीछे एक रैशनल फैक्टर है। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 यही कहता है कि स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन की अपलिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक क्लॉज ला सकती है या स्पेसिफिक प्रोविजन कर सकती है। अब आइए आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 को एक फेमस केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो वो केस है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AAR 1954। तो इस केस में आईपीसी के सेक्शन 497 को क्वेश्चन किया गया था जो कि अडल्ट्री के क्राइम से रिलेटेड है। तो इसमें यह कहा गया था कि अडल्ट्री के क्राइम में वुमेन आर नॉट पनिशेबल, यानी कि अडल्ट्री के क्राइम में वुमेन को कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन, तो ये एक भेदभावपूर्ण प्रोविजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने ये कहा कि सोसाइटी में वुमेन की एग्जिस्टिंग पोजीशन को देखते हुए इस तरह की इम्यूनिटी जरूरी है। यानी कि हमारी सोसाइटी में वुमेन की जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है यानी कि सोसाइटी में उनका जो भी स्तर है उसको देखते हुए अगर उन्हें इस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाए तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन नहीं होगा और ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में फॉल करेगा। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेंट जजमेंट आया है। इस केस में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को आर्टिकल 14,
15 और 21 का वायोलेटिव मानते हुए स्ट्रक आउट कर दिया है, यानी कि उसको खत्म कर दिया है। हालांकि आईपीसी के सेक्शन 497 को इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक आउट कर दिया है, फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अडल्ट्री को डिवोर्स का एक ग्राउंड अभी भी माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर SEBC मींस सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के थ्रू जोड़ा गया, जो कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई-रंजन के केस का एक परिणाम था। तो आइए देखते हैं कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई-रंजन के केस में क्या कहा गया था। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें उसने कहा था कि स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया था इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अपने जजमेंट में कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइन यानी कि कास्ट बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और गवर्नमेंट ऑर्डर को डिसमिस कर दिया गया। तो इसी केस का परिणाम था आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। इसी वजह से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाया गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट SEBC यानी कि सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, SC यानी कि अनुसूचित जाति और ST और अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बैकवर्ड क्लासेस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हर एक स्टेट अपने क्राइटेरिया से डिसाइड करता है कि कौन बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड होगा और कौन नहीं। लेकिन आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 14 का क्लॉज 4 ये कहता है कि SEBC यानी कि सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए कर सकता है। आर्टिकल 15 मेनली इंपॉर्टेंट है इसके केसेस के लिए। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 आने के बाद स्टेट ऑफ मैसूर ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और स्टेट के सभी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में रिजर्वेशन लागू कर दिया, जिसमें उसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए 22%, SCs यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 15% और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 3% सीट्स रिजर्व कर दी। तो इस तरीके से टोटल 68% सीट्स अंडर रिजर्वेशन हो गई और केवल 38% सीट्स ही मेरिट पोल के लिए ओपन रही। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को ही MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में चैलेंज किया गया। आइए देखते हैं कि MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में केस के फैक्ट्स क्या थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस के रूप में गिना जाता है। आइए देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर को डिसमिस करते हुए ये कहा कि बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन करते वक्त आपको सोशल और एजुकेशनल दोनों ही फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा, न कि केवल एक को। और ये कहा कि बैकवर्ड क्लास कंसीडर करते वक्त आपको सिर्फ कास्ट को डिटरमाइन नहीं करना होगा, साथ में पॉवर्टी, स्टेटस आदि फैक्टर्स को भी देखना होगा। और MR बालाजी की केस में ही फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन की 50% की सीलिंग लिमिट को डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि रिजर्वेशन किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। ये भी कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बैकवर्ड इनटू मोर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि बैकवर्ड क्लास का बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में डिस्क्रिमिनेशन वैलिड नहीं है। साथ ही MR बालाजी के केस में यह कहा गया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते वक्त हमें सोसाइटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन के एडवांसमेंट को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा MR बालाजी के केस में जो भी कहा गया था उसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उलट दिया गया, यानी कि MR बालाजी के केस को ओवररूल किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा गया कि बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करते वक्त हम सिर्फ कास्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास का
बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लास में डिस्टिंक्शन वैलिड है। इसके बाद पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में यह कहा गया था कि जो भी अनएडेड या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें तो स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो अपने हिसाब से रिजर्वेशन सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडमिशंस कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया थ्रू 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है एससी, बीसी, एससी एंड एसटी के एडवांसमेंट के लिए। एससी बीसी में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, इन सभी के एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। यानी कि अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 दोनों ही एक जैसे फील हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 की स्पेशलिटी यही है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 मेनली बात करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की, चाहे वो स्टेट द्वारा एडेड हो या ना हो। तो एक कंप्लीट एनालिसिस था आर्टिकल 15 के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज लॉ फाइटर्स को भी लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।